हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हमारा क्लास कल चला था बायोलॉजी का, तो उसी पे हम स्टॉप करते हैं। उसे अब कुछ दिन बाद थोड़ा एग्रोनॉमी का सिलेबस थोड़ा एग्रोनॉमी की क्लास ले लेते हैं। जो 6th क्लास तक मैंने छोड़ा था, उसके आगे मैंने बताया था कि कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं उनको याद रखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिफिनेशन देख लीजिए। क्लास 7 होने वाली है एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान की, और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हेडिंग डाल लीजिए। और देखिए, हार्वेस्ट इंडेक्स कटाई सूचकांक। हार्वेस्ट इंडेक्स कटाई सूचकांक क्या है? तो किसी फसल का जब हार्वेस्ट कटाई की जाती है तो उनका परसेंटेज निकलता है। उसके लिए एक सूत्र होता है। हमारे एग्रोनॉमी की लास्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे कटाई सूचकांक, तो उसमें है वो सब मैं बता दूंगा। तो इसमें देख लीजिए, हार्वेस्ट इंडेक्स कटाई सूचकांक में तो यह अवधारणा डोनाल्ड ने दी थी। हार्वेस्ट इंडेक्स या कटाई सूचकांक अवधारणा किसने दी थी? डोनाल्ड ने दी थी। सबसे कम कटाई सूचकांक किस फसल का होता है? तो अरहर का लगभग 19% होता है, 19%। ये देख लीजिए, सबसे कम कटाई सूचकांक अरहर का होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है पूरा। और ये डोनाल्ड ने सूचकांक दिया था, ये भी पूछता है, पूरे इंपॉर्टेंट है जितना इसमें पढ़ाएंगे। स्थानांतरित खेती किसे कहते हैं? जब किसी खेती को जंगल की जमीन के जो जंगल को काट कर, जब किसी खेती है जहां जैसे कोई जंगल है वहां पर काट कर या उसे जलाकर वहां पर खेती की जाती है। जब तक मिट्टी उर्वर रहती है तब तक खेती की जाती है। जब उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है तो फिर वही क्रिया दोबारा दोहराई जाती है। किसी दूसरी जगह का पेड़ काट कर वहां वहां पर खेती की जाती है। या खेती म्यांमार जैसे पहाड़ी एरिया के जो देश है थोड़ा, वो सब करते हैं खेती। देख लीजिए, स्थानांतरित खेती में खेती के इस तरीके में किसी स्थान के जंगलों को काट कर या जलाकर वहां कुछ वर्षों तक, लगभग 4 से 5 वर्ष तक खेती की जाती है। वही हमने बताया ना अभी। और फिर देखिए, कुछ समय बाद जब उस स्थान की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, तब किसी अन्य स्थान पर इस क्रिया को दोहराया जाता है। तब जब कुछ समय बाद जब उस जगह की मिट्टी या उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, तब इस क्रिया को किसी और स्थान पर दोबारा दोहराया जाता है। वही काट कर या जलाकर फिर खेती की जाती है। इसे और किन किन नामों से जानते हैं तो ये देख लीजिए। सबसे ज्यादा झूम खेती पूछता है तो इसी को कहते हैं। इसे झूम खेती, काटना व जलाना, बुशफेलो अथवा शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। शिफ्टिंग या कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता। पूछ लेता है झूम खेती क्या है, स्थानांतरित खेती क्या है, झूम खेती कहाँ की जाती है, तो कहाँ की जाती है आगे बताएंगे। सब पूरा ये जितने हैं ये सब विस्तार से मैं पढ़ाऊंगा आगे। थोड़ा थोड़ा बेसिक याद रखना। बेसिक बहुत ज्यादा जरूरी है, बेसिक आपको पता रहनी चाहिए। अब इतना थोड़ा थोड़ा पता रहता है। स्थानांतरित खेती में क्या होता है, सूचकांक खेती क्या है, ये सब ना थोड़ा थोड़ा याद रखना जरूरी है। देख लीजिए, यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है, मृदा क्षरण को बढ़ावा देती है। या पर्यावरण के लिए हानिकारक है, मृदा क्षरण को बढ़ावा देती है। कैसे हानिकारक है? तो पर्यावरण, जब पेड़ को काटोगे तो पेड़ में कमी होगी, ऑक्सीजन में कमी होगी, क्योंकि पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं। और मृदा क्षरण, पेड़ को काटोगे मृदा क्षरण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पेड़ की जो जड़ें हैं मिट्टी को जकड़े रखती है ना, बहने नहीं देती है, तो मृदा क्षरण को बढ़ावा मिलेगा। और इससे जो जलाया जाएगा तो पर्यावरण में जो पॉल्यूशन उड़ेगा धुएं का, उससे पर्यावरण खराब होगा। तो पर्यावरण के लिए हानिकारक, मृदा क्षरण को बढ़ावा देती है। राजस्थान में इसे वालरे के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में झूम खेती या स्थानांतरित खेती को वालरे के नाम से जाना जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देख लीजिए जैविक खेती। जैविक खेती क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैविक खेती एक सब्जेक्ट ही है हमारा। जब जैविक खेती BSc में पढ़ोगे तो यह है जैविक खेती, एक पूरा सब्जेक्ट।
जैविक खेती क्या है? तो खेती का वह प्रकार जिसमें किसी भी प्रकार का कृत्रिम संश्लेषित रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता, उसे जैविक खेती कहते हैं। इसमें सिर्फ प्राकृतिक रूप की खादें जैसे ऑर्गेनिक खादें हो गई, कार्बनिक खादें, गोबर की खाद, सड़ी गली, ये सब संश्लेषित। कृत्रिम रसायन का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं किया जाता, रसायन, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड का नहीं प्रयोग से जैविक खेती कहते हैं। बॉर्डर फार्मिंग क्या है? तो खेती का वह तरीका जिसमें उपज में कमी किए बिना खाद, बीज एवं दवाइयों का 25% हिस्सा कम कर दिया जाता है, उसे बॉर्डर फार्मिंग कहते हैं। कि ये खेती का वह तरीका है जिसमें उपज तो उतनी ही मिलेगी जितनी हम लोग पहले रसायन या हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड जितना भी उपयोग करते थे उतनी ही उपज मिलेगी। बॉर्डर फार्मिंग जितना हम वो साधारण खेती करते हैं उतनी उपज मिलेगी, लेकिन इसमें बीज, दवाई और क्या है, दवाई और खाद, उर्वरक, इस सब की में 25% की बचत की जाएगी। 25% देखो कमी, 25% हिस्सा बचा लिया जाता है, 25% हिस्सा बचा लिया जाता है, उतना नहीं लगता है। यह वास्तव में बुआई का एक तरीका है। बॉर्डर फार्मिंग बुआई का एक तरीका है जिसमें प्रत्येक 3 लाइन की बुआई के बाद चौथी लाइन की जगह को खाली छोड़ दिया जाता है। 3 लाइन की बुआई कर दी गई, ये चौथी लाइन छोड़ दी जाती है, फिर 3 लाइन बुआई कर दी जाती, ऐसे की जाती है बॉर्डर फार्मिंग। ये गन्ने की खेती इस तरह की जाती है। और कंटूर फार्मिंग देख लीजिए जिसे समोच्च खेती कहते हैं। यह पहाड़ों पर की जाने वाली खेती है जिसमें पहाड़ों को सीढ़ीनुमा आकृति में काट कर खेती की जाती है। पहाड़ों पर खेती की जाने वाली है, जो चावल की खेती है पहाड़ों पर ऐसे 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 पहाड़ पर सीढ़ीनुमा बना रहता है। इसमें सभी कृषि क्रियाएं ढलान के विपरीत की जाती है, मतलब कि नीचे से ऊपर गांव की जाती है, ढलान के विपरीत की जाती है। कंटूर फार्मिंग समझ गए ना? कंटूर फार्मिंग पहाड़ों पर की जाने वाली सीढ़ीनुमा खेती को कंटूर फार्मिंग कहते हैं। इसमें सभी क्रियाएं ढलान के विपरीत की दिशा में की जाती है। दियारा खेती क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दियारा खेती ऐसे क्षेत्र जहां वर्ष के एक निश्चित समय में पानी भरा रहता है उसे दियारा क्षेत्र कहते हैं। जैसे कोई नदी का इलाका है वहां पर पानी भरा रहता है ना, तो उसे दियारा क्षेत्र कहते हैं। इन क्षेत्रों में पानी निकल जाने के बाद की जाने वाली खेती को दियारा खेती कहते हैं। पानी निकल गया, जैसे नदी है, नदी अब गर्मियों के मौसम में निचले स्तर पर चल जाती है तो वहां पर फिर जमीन खाली हो जाती है, तो उस पर खेती करने की क्रिया को दियारा खेती कहते हैं। जलमग्न अथवा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से जल निकल जाने के बाद जहां पर बाढ़ आती है, जैसे बिहार के क्षेत्र वाले ज्यादा है, उधर वाले क्षेत्र में बाढ़ जहां आती है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से जल निकल जाने के बाद जब खेती उसमें की जाती है, कि उस स्थान पर खेती की जाती है, तो उसे दियारा खेती कहते हैं। उदाहरण में दियारा खेती की सब्जी के उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सब्जी आती है, तरबूज और खरबूज की खेती की जाती है। मेरे यहाँ भी एक 10-12 किलोमीटर पर एक नदी है, गंगा नदी नाम से, वहां पर घाट, वहां पर भी जब गर्मियों के मौसम पानी निचले स्तर पर चला जाता है तो वहां पर वहां के लोग तरबूज और खरबूज उगाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देख लीजिए उथेरा खेती। उथेरा खेती किसे कहते हैं? तो उथेरा खेती किसे कहते हैं? तो वर्षा आधारित निचली भूमि की धान अतिरिक्त नमी का प्रयोग करने के लिए जब धान की कटाई के पहले ही अलसी की बुआई की जाती है, इसे उथेरा या पायरा खेती या फसल के नाम से भी जाना जाता है। पायरा नाम से भी इसे जाना जाता है। उथेरा खेती पूछ लेता है, उथेरा खेती या पायरा खेती क्या है? उथेरा फसल या पायरा फसल क्या है? तो वर्षा आधारित निचली भूमि जो धान की फसल में नमी रहती है, जब धान कटने के कगार पे आ जाता है, उसमें जब अलसी की बुआई की जाती है, खुरपी से या किसी और यंत्र से उसमें अंदर जाकर उसमें खुरपी से खन के उसमें बो दिया जाता है, गड्ढे खन के, तो उसे उथेरा खेती या पायरा खेती के कह देते हैं। खड़ी फसल में ही उसमें बुआई की जाती है नमी के अतिरिक्त ही।
जब वो थोड़ा थोड़ा पौधा निकलता है, जब फसल कटने के धान काट लिए जाती है, अलसी उसी पड़ी रहती है जाम कर, वो हो जाती है। तो इसीलिए टोंगिया खेती किसे कहते हैं? तो यह पहाड़ों पर वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण से संबंधित है। पहाड़ों पर वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण किया जाता है, तो उसी को टोंगिया खेती कहते हैं। यह म्यांमार जिसे वर्मा कहते हैं, बर्मा देश में प्रचलित है। म्यांमार बर्मा देश में प्रचलित है वर्षा ऋतु में पहाड़ों पर वृक्षारोपण लगाना। कृषि फसलें क्या है? तो भूमि की तैयारी करके उगाई जाने वाली फसल कृषित अथवा एरेबल क्रॉप्स कहलाती हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जो कृषित फसल है, ये एग्जामिनर ऐसे नहीं साधारण में दे देता है, बहुत कम ही चांस रहता है कि साधारण में कृषित फसल नाम से दे दिए, एरेबल क्रॉप्स के नाम से पूछ लेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। एरेबल क्रॉप्स कृषित फसल को ही कहते हैं। इसका मतलब है भूमि की तैयारी करके उगाई जाने वाली फसलें। ऊर्जा खेती किसे कहते हैं? ऊर्जा खेती ईंधन संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उगाई जाने वाली फसलें की खेती को ऊर्जा खेती कहलाती है। ईंधन से संबंधित उगाई जाने वाली फसलों को ऊर्जा खेती कहते हैं। उदाहरण में देख लीजिए, ऊर्जा खेती के उदाहरण कौन सा? जेट्रोपा एक पौधा होता है, उससे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, और गन्ना से एथेनॉल प्राप्त होता है। आप जानते हो ना, गन्ना से एथेनॉल प्राप्त होता है, तो ईंधन में एथेनॉल भी प्रयोग किया जाता है, बायोडीजल भी प्रयोग किया जाता है जेट्रोपा से। अब आदर्श प्रारूप क्या है? तो आदर्श प्रारूप की अवधारणा डोनाल्ड ने दी थी। डोनाल्ड ने एक और अवधारणा दी थी जो हमने सबसे पहले ही पढ़ा था, हार्वेस्ट इंडेक्स सूचकांक वाली अवधारणा भी डोनाल्ड ने दी थी। आदर्श प्रारूप डोनाल्ड ने दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है आदर्श प्रारूप पौधा के लिए। इसका संबंध आदर्श पौधे की परिकल्पना से है। डोनाल्ड ने आदर्श पौधे की एक परिकल्पना दी थी, जो आगे पढ़ेंगे। बीएससी में मेरे था, फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे एग्रीकल्चर में था पूरा आदर्श प्रारूप क्या है, आदर्श प्रारूप के पौधे की अवधारणा किसने दी, इसका मतलब क्या है, ये सब पूछ लेता है। पूरा एक पाठ ही बन जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लीजिए एलिलोपैथी क्या होता है। एलिलोपैथी क्या होता है? तो देखिए, किसी एक फसल का दूसरी फसल पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव को एलिलोपैथी कहते हैं। किसी फसल का किसी दूसरे फसल पर हानिकारक प्रभाव पड़ने वाला एलिलोपैथी कहलाता है। कैसे? किसी एक फसल का दूसरी फसल पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव को एलिलोपैथी कहते हैं। जैसे सूरजमुखी अपनी जड़ों द्वारा छोड़े गए रसायनों से गेहूं एवं मटर के अंकुरण को रोक देता है। सूरजमुखी अपनी जड़ों द्वारा छोड़े गए रसायनों से गेहूं एवं मटर के अंकुरण को रोक देता है। इसीलिए सूरजमुखी के बुआई जिस खेत में की जाती है, उसको काट कर उसकी जड़ों को उखड़वा कर फेंकवा देते हैं, वरना वो मटर, अगर उसमें गेहूं मटर की फसल बोई जाएगी तो उसको अंकुरण करने में बहुत अंकुरण को रोक देता है उनके। एनिडेशन क्या है? एनिडेशन एलोपैथी का विपरीत है। एनिडेशन किसी एक फसल का दूसरी फसल पर पड़ने वाला लाभदायक प्रभाव को एनिडेशन कहलाता है। एलिलोपैथी क्या था? किसी एक फसल का दूसरी फसल पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव को एलिलोपैथी कहते हैं। एनिडेशन क्या? किसी एक फसल का दूसरी फसल पर पड़ने वाला लाभदायक प्रभाव को एनिडेशन कहते हैं। याद हो गया ना? दूसरा देखिए, एले फार्मिंग या गली फार्मिंग, ये इंपॉर्टेंट है। एले फार्मिंग या गली फार्मिंग, तो वृक्षों की कतारों के मध्य खाली स्थान में खदान फसलों की खेती करना एले फार्मिंग कहलाता है। जैसे ये हमारा वृक्ष लगाया हूँ खेत में, बीच की जगह, तो इसमें तोरिया और यह सब्जी उब्जी बोई दी जाती है। हम खदान फसलें जैसे गेहूं हुआ, धान तो नहीं, गेहूं हुआ, मटर हुआ, ये सब इसमें बो जाती है। वो एले फार्मिंग गली फार्मिंग में खेती की जाती है। निर्वाह खेती क्या है? तो कमजोर आर्थिक दशा के कारण पारंपरिक विधियों का प्रयोग करके केवल पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली खेती को निर्वाह खेती कहते हैं। जैसे छोटे किसान हैं, तो उनके पास छोटी छोटी जमीन रहती है, तो
वो अपनी खेती से सिर्फ अपना पेट ही पाल सकते हैं, तो उसी को आर्थिक खेती कहते हैं, या आर्थिक नहीं, निर्वाह खेती कहते हैं। निर्वाह खेती कहते हैं। छोटे किसान हैं, छोटे छोटे उनके पास खेत रहते हैं, वो उसमें खेती करते हैं, तो वो सिर्फ अपना पेट ही पाल पाते हैं उस खेत से, वो व्यापार नहीं कर पाते हैं, बेच नहीं पाते, तो उसे निर्वाह खेती कहते हैं। सिर्फ अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती कर पाते हैं। दूसरा देख लीजिए आकस्मिक खेती क्या है। आकस्मिक विपरीत वातावरणीय परिस्थितियों में आंशिक उत्पादन पर पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली खेती आकस्मिक खेती। अब क्या हो गया, निर्वाह खेती से मैच कराना आकस्मिक खेती। आकस्मिक खेती का मतलब है कि अगर खेती किए हुए हैं तो बाढ़ आ गई, या किसी और कारणवश आपकी फसल तूफान आ गया, खराब हो गई है, तो उस स्थिति में की जाने वाली खेती से जो अपनी सिर्फ अपने व्यापार के उद्देश्य को ना देखते हुए सिर्फ अपने परिवार के पेट को ही पाल सकते हैं, आंशिक रूप से पारिवारिक आवश्यकताओं को ही पूरा कर सकते हैं, उसे आकस्मिक खेती कहते हैं। ये जान लीजिए। नर्स खेती क्या है, तो वे फसलें जो अपने साथ उगने वाली फसलों के वृद्धि एवं विकास में सहायता प्रदान करती हैं, नर्स फसलें कहलाती हैं। वे फसलें जो अपने साथ उगने वाली फसलों के वृद्धि एवं विकास में सहायता प्रदान करती हैं, नर्स फसलें कहलाती हैं। उदाहरण में दलहनी फसलें, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारा थोड़ा एक बच गया था। तल कर्षण धान्य। तल कर्षण धान्य क्या है, जब दो अनाज वाली फसलों को एक साथ एक ही समय पर एक ही खेत में उगाया जाता है तो उसे तल कर्षण धान्य कहते हैं। जब दो अनाज वाली फसलों को एक साथ एक ही समय में पर एक ही खेत में उगाया जाता है तो उसे तल कर्षण धान्य कहते हैं। उदाहरण में देख लीजिए, गेहूं प्लस जौ एक साथ उगाया जाता है। यह मृदा की दृष्टिकोण से अत्यधिक हानिकारक है। यह मृदा की दृष्टिकोण से अत्यधिक हानिकारक है। सॉरी, लाइट कट गई। और हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।